तो सर शैम्पू रोज़ करना चाहिए? अभी हाल फिलहाल में ना हनी सिंह का एक इंटरव्यू आया था और इंटरव्यू में हनी सिंह ये कह रहे थे कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, कई साल तक वो उससे जूझते रहे, तो इसकी वजह से जो दवाइयाँ उन्होंने खाई, उनके बाल चले गए। तो क्या पसीने की वजह से और बार-बार नहाने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है? जिम के साथ यदि आप क्रैश डाइट कर रहे हैं, आपकी कैलोरी डेफिशिट के साथ साथ न्यूट्रिशन भी खत्म कर रहे हैं, तो हेयर फॉल फटाक से होने लगेगा। साबुन से चेहरा धोना बेटर है या फेस वॉश इस्तेमाल करना? ओल्डर जनरेशन में बाल एंड तक मजबूत हैं और यंगर जनरेशन में बाल बहुत जल्दी गिर रहे हैं, ऐसा क्यों? आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, चाहे आप सरसों का तेल लीजिए, चाहे आप कोकोनट ऑयल लीजिए। तो हम कैसे पहचान करें कि आपकी स्किन डल है या नहीं? अब आती है बात कि मेल पर्सन कैसे सनस्क्रीन को लगाए। तो अगर हमने सुबह लगा लिया घर से निकलने से पहले, तो वो पूरे दिन काम नहीं नहीं करेगा। नहीं करता है। किसी को हेयर फॉल की समस्या है, वो बेसिक हेयर फॉल है या वो ट्रांसप्लांट करने लायक चीज़ है, मतलब समस्या है, आप उसमें कैसे डिफर करेंगे और उस व्यक्ति को कैसे समझाएंगे कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? मेरे पास जो सिस्टम रहता है उसमें मैं ऑटोलॉगस एक्सोसोम यूज करता हूँ, मतलब पेशेंट के ब्लड से ही हम लोग एक्सोसोम बनाते हैं और वो इंजेक्ट करते हैं। और उनकी मतलब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स की क्या एक एवरेज कॉस्ट क्या रहती है? अच्छा, एक बात बताइए, आप भी जिम जाते हैं और जिम जाने के बाद कई बार हेयर लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है, कई बार कंधों पे जो है एक्ने निकल आते हैं, चेहरे पे फुंसियाँ निकल आती हैं। जो महिलाएं देख रही हैं उनको एक्ने की समस्या होती ही है, वजह कोई भी हो सकती है। जो टीनेज में जो समस्या है वो लड़की और लड़के दोनों को होती है। इसके अलावा भाई स्ट्रेस तो इतना ज़्यादा है कि हर दूसरी बीमारी का कारण जो है स्ट्रेस बन जाता है कि इसकी वजह से हो रहा है, स्ट्रेस की वजह से हो रहा है। तो ऐसे में हेयर फॉल और स्किन की जो समस्याएं हैं इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम लोग उठाते हैं गूगल पे, चेक करते हैं और गूगल पे पता नहीं क्या ही इन्फॉर्मेशन मिलती है और हमारी जो जिज्ञासा है वो ख़त्म नहीं होती, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, रैंडम प्रोडक्ट्स हम उठा करके यूज़ करने लग जाते हैं, फ़ायदा कम होता है, नुकसान ज़्यादा होता है। तो आज आपके जितने सवाल हैं, उन सभी सवालों का जवाब देने के लिए हमारे पास डर्मेटोलॉजिस्ट मौजूद हैं। तो आप अपनी सारी क्वेरीज जो हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा और इसके साथ ही हम एक-एक करके स्किन और हेयर से जुड़ी तमाम समस्याएं हैं और गर्मी के समय, भाई गर्मी इतनी है, ऑयली स्किन है, क्या-क्या करना चाहिए, तो आप सारी ज्ञान जो है आपको आज मिलने वाला है। नमस्ते, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं कड़क। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू आयुष। सर शुरुआत करते हैं गर्मी से, बिल्कुल। क्योंकि बेतहाशा गर्मी है और अगर हम बाइक से ट्रैवल करते हैं, कई बार हेलमेट लगाते हैं, कई बार नहीं लगाते हैं, तो मतलब सन डैमेज होता है। हमने ये सुना है सन डैमेज होता है। अब सन डैमेज क्या केवल टैनिंग है या टैनिंग से कुछ और ज़्यादा भी दिक्कतें होती हैं? डेफिनेटली इट इज़ मोर देन टैनिंग। हाँ। टैनिंग से भी ज़्यादा है, आपकी स्किन में एजिंग फास्ट होती है जब सन रेज ज़्यादा पड़ती है, ठीक है ना। सो सबसे अच्छा उपाय तो ये है कि आप जो सन रेज है उसको आप फिजिकली ब्लॉक करें। छाता हो गया, रूमाल बांधना, कपड़ा बांधना फेस पर, हेलमेट पहनना और सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सनस्क्रीन में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो आपका टैनिंग भी बचाते हैं और वो आपकी स्किन में जो एजिंग हो रही है उसको भी प्रिवेंट करते हैं। सो यदि आप दो चीज़ें कर रहे हैं कि आप फिजिकल ब्लॉक यानी कि अम्ब्रेला या आपने साथ में कपड़ा वगैरह बांध लिया फेस पे और साथ में आपने सनस्क्रीन भी लगा ली, तो लगभग फुल प्रोटेक्शन आपको सनरेज से मिल जाता है। और ये आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो आज की डेट में वर्क प्रोफाइल है उसमें ये बहुत ज़रूरी है कि आप कितने प्रेजेंटेबल हैं, है ना। आपका सबसे पहले इंटरव्यू में आपका एक ही दिखाया था कि आप प्रेजेंटेबल कितने हैं, फिर उसके बाद स्किल्स भी साथ में आती हैं। सो प्रेजेंटेबल दिखने के लिए यदि आपकी एज में एजिंग कम दिख रही है, आपके फेस में एजिंग कम दिख रही है, सो इट इज़ ऑलवेज बेनिफिशियल फॉर यू। अच्छा सर, जो अभी आपने संस्कृत की बात करी, जब हम सनस्क्रीन के बारे में बातें करते हैं तो अक्सर जब लड़के सनस्क्रीन इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ा सा एक ये टैबू बन जाता है कि अरे लड़के हो करके सनस्क्रीन इस्तेमाल करें, लड़कों को क्या ज़रूरत है? तो सनस्क्रीन की मतलब वाकई लड़कों को भी ज़रूरत है या नहीं, या ये जेंडर स्पेसिफिक कोई चीज़ होती है? ये एक मिथ आप बस्ट कर दीजिए। ओके, सो एक बार थोड़ा सा हिस्ट्री से चलते हैं। सनस्क्रीन जो बनाई गई थी वो बेसिकली कैंसर प्रिवेंशन के लिए बनाई गई थी, क्योंकि कॉकेशियन स्किन में टैनिंग उतनी नहीं होती है, सन रेज वहाँ पर अल्ट्रावायलेट रेज कैंसर कॉज करती हैं। पर इंडियन स्किन में हमारा स्किन पिगमेंटेड रहता है, जो कि हमारी स्किन को कैंसर से बचा लेता है, मेलानिन के कारण। पर हमारी स्किन में पिगमेंटेशन बहुत जल्दी होता है, एजिंग जल्दी होती है। सो हमारे उसमें यदि हम सनस्क्रीन लगाते हैं तो हम पिगमेंटेशन, टैनिंग और साथ में एजिंग से बच लेते हैं। अब आती है बात कि मेल पर्सन कैसे सनस्क्रीन को लगाए। तो आज की डेट में बहुत अच्छे सनस्क्रीन आ गए हैं, एकदम मैट फिनिश जेल बेस्ड सनस्क्रीन आ गए हैं।
प्लस बहुत सारी कंपनीज इनविजिबल सनस्क्रीन बना रही हैं। इनविजिबल मतलब कि वो एकदम ट्रांसपेरेंट जेल टाइप सनस्क्रीन है। इफ़ यू विल अप्लाई ऑन योर फेस, कुछ भी कास्ट नहीं रहेगा फेस पर, कुछ भी जरा सा भी ये नहीं लगेगा कि कुछ लगाया आपने फेस पर। दे विल जेल विद योर स्किन एब्सोल्युटली। हम्म सो दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स। और यदि आपका लगातार सन में जाने का काम है तो माय रिकमेंडेशन इज़ कि आप उसको 1.5 से 2 घंटे पे रिपीट कीजिए। एक सनस्क्रीन बेस्ट काम करता है 60 to 90 मिनट्स के लिए। तो अगर हमने सुबह लगा लिया घर से यस। निकलने से पहले, तो वो पूरे दिन काम नहीं नहीं, नहीं, करेगा? नहीं, नहीं, नहीं करता है। इट हैज़ टू बी रिपीटेड आफ्टर 90 मिनट्स के आसपास। 90 अच्छा। मिनट्स टू 120 मिनट्स पे आपको रिपीट करना है। तो उस सर वो लिखा होता है कि उसमें वो 48 आवर्स तक, कई प्रोडक्ट्स हमने देखा है कि 24 आवर का प्रोटेक्शन अ, या 48 आवर तक ये वर्किंग मैं रहता है। प्रैक्टिकल बता रहा हूँ अच्छा। आपको। ओके, ओके। तो ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है कि इफ़ यू आर गोइंग आउट इन सन और सन रेज़ पड़ रही हैं तो सनस्क्रीन की इफेक्टिवनेस हुँ, मैक्सिमम 2 आवर्स तक रहेगी, देन यू हैव टू रीअप्लाई इट। ओके, ओके, ओके। अच्छा सर, सनस्क्रीन लगाने के बाद अक्सर मैंने अपने कोलीग से भी बात करी है, हुँ, तो वो कहते हैं कि स्किन बहुत ऑयली हो जाती है, और जो लोग पहले से जिनकी ऑयली स्किन है, या जिनका टी रीजन जो है वो ऑयली है, नाक पे यस। तेल आता है, माथे पे हुँ, तेल है, तो उनको तो बहुत समस्या हो, ऐसा लगता है कि तेल लगा लिया मुँह पे, हुँ। तो वो क्या करें? उसी के लिए तो इनविजिबल सनस्क्रीन आ गई हैं अब। अच्छा। दे वैनिश एज़ सून एज़ यू अप्लाई ऑन योर स्किन। आपको बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगेगा, हुँ, ना ही कोई कास्ट आएगी। पहले ना सनस्क्रीन में 2 प्रॉब्लम आती थी। एक तो ऑयलीनेस ज़्यादा होता था, चिपचिपा होता था, ड्राई होने में 15 मिनट से आधा घंटा लगता था उनको, हुँ, और साथ में एक फेस पे एक व्हाइट कास्ट आ जाती थी, जो मेल पर्सन के लिए बहुत अनोइंग होती थी। हुँ, क्योंकि वी डू नॉट डू एनी मेकअप, हम हुँ। उसको किसी तरह से छुपा नहीं सकते थे। पर राइट नाउ जो सनस्क्रीन है आप लगाएँगे एंड इट टोटली विल वैनिश। ओके, ओके। अच्छा सर, बात अगर ऑयली स्किन की ही करते हैं, हुँ, तो ऑयली स्किन पे, बेसिकली इंडियन स्किन पे, क्या-क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि गर्मी के समय ख़ास करके, कि आप क्या करें, क्या ना करें? क्योंकि ऑयली स्किन होना एक दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर उस ऑयली स्किन में अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं, एक्ने हो रहे हैं, हुँ, और उसके बाद आपका कहीं न कहीं कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा-सा हुँ। लूज़ हो जाता है, अगर आपका कहीं एक्ने निकल आया है, तो करना क्या चाहिए हमें? सो बेसिकली जो ऑयली स्किन है वो हमारा टीनेज से मिड एज तक ही रहता है। जी। आपने कभी किसी ओल्ड एज में किसी को भी एक्ने या ऑयली स्किन से परेशान होते नहीं देखा होगा, क्योंकि धीरे-धीरे जो ऑयल ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटी कम होती जाती है एज के साथ। हुँ, अब बात आती है कि यदि आपकी स्किन ऑयली है तो आपको दिन में 2 से 3 बार एक नॉर्मल फेस वॉश से वॉश करना है फेस को। जी। बस 2 से 3 बार। बहुत ज़्यादा यदि आप फेस वॉश करेंगे तो आपकी स्किन का जो नेचुरल बैरियर है वो भी आपका खराब होता जाएगा। ओके। बेसिकली जो ऑयल सिक्रीट हो रहा है वो एज ए बैरियर की तरह से काम कर रहा है, पर वो एक्सेस में है बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। जब प्यूबर्टी आती है उसके बाद बढ़ते हैं तो फिर ऑयलीनेस ग्लैंड्स की बढ़ती जाती है। हुँ, दे सिक्रीट मोर ऑफ ऑयल, और इसी वजह से एक्ने भी प्रोड्यूस होने लगता है कि जब भी वो ऑयल ग्लैंड्स ब्लॉक होती हैं तो ब्लॉक होने की वजह से वो ऑयल ग्लैंड्स में ऑयल से इकट्ठा हो जाता है, एंड दैट बिकम्स मोर और मोर बलून टाइप। हुँ। और जब वो फट जाता है अंदर तो वो रेडिश एक एक्ने बन जाता है। जी, जी। सो आप दिन में 2 से 3 बार यदि अपना फेस वॉश कर रहे हैं विद जेंटल फेस वॉश से, तो आपका ऑयल ग्लैंड का जो सेक्रीशन है वो कंट्रोल रूप में रहेगा। जी। हर घंटे आपको फेस वॉश करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अच्छा सर, क्योंकि आपने फेस वॉश की बात करी, तो साबुन से चेहरा धोना बेटर है या फेस वॉश इस्तेमाल करना? क्योंकि आजकल लोग जो है वही साबुन से मुँह भी धो लेते हैं, उसी से जो है पूरी बॉडी भी वॉश कर लेते हैं, उसी से हाथ भी धो लेते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस है साबुन वाली, हुँ। क्या ये मतलब ओके है? या अगर कोई साबुन ही प्रेफ़र करना चाहता है तो जो डेली सोप है वो भी चलेगा, या कोई स्पेसिफ़िक साबुन चाहिए? नहीं तो फिर फेस वॉश का काम फेस वॉश ही करेगा? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हम फेस वॉश या फेस सोप रिकमेंड करते हैं वो बेसिकली मॉइस्चर कंटेनिंग होते हैं, अच्छा। ताकि वो ऑयल हटाने के बाद आपकी स्किन पर एक फाइन मॉइस्चर की लेयर छोड़ दें। हुँ, अ, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, जो भी आप सोपी नेचर वाले सोप यूज़ करते हैं वो स्किन का ऑयल हटाते समय उसका पीएच बैलेंस भी गड़बड़ कर देते हैं, हुँ। जिसकी वजह से स्किन जो है आपकी रफ होने लगती है, हाँ। आपको अनईजी लगने लगता है, आपको हुँ। लगता है फेस वॉश करने के बाद बहुत ड्राई हो गया ड्राई हो फेस। गया है। सो हमेशा मॉइस्चराइजिंग वाले फेस वॉश लेने चाहिए। ऑयल मॉइस्चराइज़र वाले जो फेस वॉश हैं उसमें कुछ सोप नेचर के भी आते हैं, सोप मतलब टिक्की जो होती है हुँ। उस तरह के भी आते हैं, पर वो पॉपुलैरिटी में कम है। अच्छा। बट यू कैन यूज़ दैट वन ऑल्सो। हुँ। सो व्हेनेवर यू आर वॉशिंग योर फेस, ट्राई कीजिए जी। कि वो अच्छा मॉइस्चर कंटेनिंग फेस वॉश हो।
जी, जी। अच्छा सर, एक डल स्किन की बहुत समस्या है, मतलब एग्ज़ैक्टली डल स्किन होती किस किस स्किन को हम डल स्किन कहें, और किस क्योंकि हमारी स्किन नेचुरली काफ़ी पिगमेंटेड पहले से होती है, हुँ, और कई बार केवल पिगमेंटेशन की वजह से हम किसी को डल स्किन कहते हैं, तो ये हुँ। ठीक नहीं होगा। तो हम कैसे पहचान करें कि आपकी स्किन डल है या नहीं? डल स्किन के ना 2-3 रीज़न हैं। सबसे बड़ा रीज़न जो है वो न्यूट्रिशन है। यदि आप न्यूट्रिशन डेफ़िशिएंट हैं, तो स्किन में ग्लो कम हो जाता है हुँ, और वो तुरंत सामने से दिखने लगता है। आप भी पहचान जाएँगे कि यदि कोई स्ट्रेस में है, उसका न्यूट्रिशन कम है, हुँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये उतना ग्लो नहीं कर रहा है। और वहीं पे आपका न्यूट्रिशन अच्छा है, आप स्ट्रेस में नहीं, आप हैप्पी मूड में, आपकी स्किन अपने आप ही ग्लो करेगी। हुँ, तो ये सबसे बड़ा फैक्टर तो आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। दूसरा आता है यदि आप फेस वॉश कम कर रहे हैं, आपकी स्किन जो है ना लगातार शेड होती रहती है। जी, तो जब स्किन शेड होती है तो ऊपर एक्युमुलेट हो जाती है कई बार, जिसकी वजह से वो डेड सेल्स स्किन के ऊपर इकट्ठी होने लगती हैं। आप जनरली आप फेशियल कराते हैं, स्क्रब कराते हैं फेस का, तो आप देखते हैं उसके बाद फेस ग्लो होने लगता है। हुँ, उसका सिर्फ रीज़न ये है कि हम ऊपर से डेड सेल्स को एक कंट्रोल्ड वे में रिमूव कर देते हैं और नीचे की जो ब्राइट लेयर स्किन की है वो आ जाती है और आपको ग्लो मिल जाता है। जी, सो डलनेस डलनेस जी, जो है वो 2 रीज़न की वजह से हो गई। एक तो जी। डेड सेल एक्युमुलेट होने की वजह से और दूसरा आपका न्यूट्रिशन और स्ट्रेस। जी। सर, कई बार हमने ये भी देखा है कि कुछ लोग पार्लर में जाकर के स्किन पे स्क्रब कराया, कुछ फेस वॉश वगैरह हुँ, कराया, कुछ फेस मास्क लगवाया, और कुछ 1-2 दिन तो वो बहुत ग्लो करता है, और हुँ, उसके बाद वो बहुत डार्क हो जाती है स्किन। हुँ, उनकी जो नेचुरल स्किन टोन है उससे भी ज़्यादा डार्क हो जाती है। बिल्कुल। ऐसा क्यों होता है? सो जब भी आप इस तरह का कोई ट्रीटमेंट कराते हैं तो जो नीचे की जो न्यू लेयर है स्किन की वो एक्सपोज़ हो जाती है, हुँ, सनरेज़ पड़ेंगी हुँ। और हमारी स्किन अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उसको डार्क कर देगी। दिस इज़ द मेन रीज़न। तो मतलब अगर वो जो ब्राइटनिंग वाला जो उनका था, वो तो 2 ही दिन काम 2 या 3 दिन ही यस, वो काम कर 2-3 दिन पाया। काम करेगा। इट इज़ नेचुरल हुँ, क्योंकि डेड सेल्स तो लगातार स्किन लगातार बन रही है हुँ, और वो डेड सेल्स शेड ऑफ हो रही हैं। वो अक्युमुलेट होती जाती हैं हुँ। और वो 3-4 दिन में आपको लगेगा कि मेरी ग्लो तो मेरा अब खत्म हो गया। अच्छा, तो इसको हम डिले भी कर सकते हैं या रोक सकते हैं इस चीज़ को होने से? उसके लिए हमारे पास कुछ मेडिसिन्स रहती हैं, हुँ। जिससे कि हम स्किन का टर्नओवर फास्ट करते हैं। उससे आपका ग्लो काफ़ी टाइम तक मेंटेन रहता है। अच्छा। तो सर, एक बात जो जिम जाने वाले लोग हैं उनके हुँ, लिए भी, कि कहते हैं कि अगर आप एक्सरसाइज करेंगे तो आपको तमाम तरह की जो बीमारी है वो तो होगी ही नहीं, साथ में आपकी स्किन भी ग्लो करने लगती है, लेकिन इसके साथ ही पिंपल बहुत बड़ी समस्या है, हुँ, चाहे वो बैक एक्ने हो, हुँ। कंधों पर पिंपल्स निकल आते हैं, या चेहरे पर होता है, तो इसकी क्या वजह होती है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं? अ, एक्ने जो हैं आपके बैक पे या फेस पे जिम की वजह से नहीं आ रहे हैं। अच्छा। यदि आप कुछ उस तरह के सप्लीमेंट्स यूज़ कर रहे हो जिसमें कि बूस्टिंग एलिमेंट्स हैं या स्टेरॉइड्स हैं, तो एक्ने 100% आएगा। अच्छा। यदि आप केवल प्रोटीन अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन ले रहे हैं, हम्म। आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आपका रूटीन अच्छा है, आपने कार्बोहाइड्रेट डाइट कम कर दी है, तो बल्कि एक्ने इम्प्रूव होगा। हम्म। सो इट इज़ रिलेटेड विद व्हाट यू आर टेकिंग व्हाइल डूइंग जिमिंग। आपके सप्लीमेंट्स को आपको चेक करना पड़ेगा कि वो आप किस क्वालिटी के ले रहे हैं। उसमें कुछ मिक्सिंग तो नहीं है, कुछ स्पाइकिंग एजेंट्स तो नहीं है। तो कोई स्पेसिफिक एजेंट ऐसा सप्लीमेंट के अंदर कि जिसकी वजह से एक्ने आ सकता है, या कोई इम्प्योरिटी की वजह से ही होता है? जनरली देखिए कैसा होता है जो स्टेरॉइड वगैरह ले रहे होते हैं, हम्म। उसमें तो एक्ने आना नॉर्मल है। अच्छा। हाँ, अब कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें कि वे प्रोटीन वगैरह में स्पाइकिंग एजेंट्स मिले होते हैं, हम्म। उसमें भी एक्ने जो है काफ़ी कॉमनली मिलता है। हम्म। सो उस तरह के प्रोडक्ट्स आपको अवॉइड करने होंगे। अच्छा। अच्छा सर, एक बात ये भी रहती है कि जिम जाने वाले अक्सर हेयर लॉस की भी शिकायत करते हैं। हुँ, जब ब्लड सर्कुलेशन हमारा बढ़ रहा है पूरी बॉडी में, हुँ, तो वो ज़ाहिर सी बात है स्कैल्प में भी बढ़ रहा होगा। यस। तो फिर वहाँ पे हेयर लॉस क्यों हो रहा है? इट इज़ अगेन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जिम के साथ यदि अपनी आप डाइट को इम्प्रूव कर रहे हैं, आप न्यूट्रिशन अच्छा कर रहे हैं, तो बाल नहीं गिरेगा। अच्छा। जिम के साथ यदि आप क्रैश डाइट कर रहे हैं, आपकी कैलोरी डेफिसिट के साथ-साथ न्यूट्रिशन भी खत्म कर रहे हैं, हुँ, तो हेयर फॉल फटाक से होने लगेगा, हुँ, बहुत जल्दी होगा। हेयर हेयर रूट्स जो है ना बहुत एक्टिवली डिवाइडिंग है, डेली आपका हेयर बढ़ रहा है, हुँ, साइज़ में, लंबाई में बढ़ता जा रहा है। उन सेल्स को जब न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन से मेरा मतलब है प्रोटीन, मल्टीविटामिन, कार्बोहाइड्रेट से मतलब नहीं है। यदि हम क्रैश डाइट की तरफ जाते हैं, तो उसमें आपका न्यूट्रिशन टोटली कम हो जाता है, उसमें प्रोटीन, मल्टीविटामिन सब कम हो जाते हैं, हुँ। तब आपका हेयर लॉस बढ़ जाएगा। यदि आप स्टेरॉइड ले रहे हैं, टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शन ले रहे हैं, तब तो 100% आपका हेयर फॉल जिम के साथ बढ़ेगा।
तो फिर मतलब उसको आप रोक नहीं सकते हैं। उसको नहीं रोक सकते क्योंकि हेयर फॉल मेल्स में जो है मेनली इट इज़ रिलेटेड विद डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन नाम का जो हमारा हार्मोन होता है, हुँ, जो कि टेस्टोस्टेरोन से बनता है, उसकी वजह से हेयर फॉल हो रहा होता है। और अब हुँ। यदि आप एक्स्ट्रा इंजेक्शंस या टैबलेट फॉर्म में उसको बढ़ाएँगे अपने जी। टेस्टोस्टेरोन को, तो हेयर फॉल होगा आपको। तो इसको मतलब क्योंकि जिम जा रहे हैं या कोई भी इस तरह की एक्टिविटी कर रहे हैं, एथलेटिक एक्टिविटी कर रहे हैं, तो आपको टेस्टोस्टेरोन होना ज़रूरी है या फिर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं उसके लिए। हुँ, अब वो ज़रूरी है, लेकिन हेयर भी ज़रूरी है। बिल्कुल। तो आप मतलब कैसे बैलेंस बनाएँगे दोनों का? अ, कुछ मेडिसिन्स हैं जिसको हम देते हैं पेशेंट्स को हुँ, कि जिससे कि स्कैल्प में ब्लड फ्लो वगैरह ठीक रहेगा, हुँ। मिनॉक्सिडिल उसमें तो से ये बहुत कॉमन है। ओवर द काउंटर होता है या फिर केवल प्रिस्क्रिप्शन से ही मिलता है? मेनली तो प्रिस्क्रिप्शन से ही लेना चाहिए। हुँ, कुछ लो परसेंटेज में ओवर द काउंटर भी अवेलेबल रहती हैं। हुँ। पर आई ऑलवेज़ रिकमेंड कि आप डॉक्टर को दिखाएँ ताकि एक एक्चुअल कॉज़ पता चले। एक्चुअल जी, कॉज़ से मेरा मतलब है जब हम एग्ज़ामिन करते हैं पेशेंट को, तो हमें साफ-साफ दिख रहा होता है कि जो रूट्स हैं, वो वाक़ई में जो मिनिएचराइज़ हो रही हैं, पतली हो रही हैं, उसका रीज़न जेनेटिक इन्फ्लुएंस है, जो कि डायरोटेस्टेरोन की वजह से होता है हुँ, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से है। यदि न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, तो मैं आपका न्यूट्रिशन ठीक करूँगा। हुँ। यदि मुझे लग रहा है कि आपका ये डीएसटी की वजह से है, तो मैं आपको उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स दूँगा, जी, मेडिसिन्स बेसिकली। जी। अच्छा सर, क्योंकि जिम जा रहे हैं या इस तरह की चीज़ एक्टिविटी कर रहे हैं, तो बार-बार नहाना भी पड़ता है। हुँ। पसीना आ रहा है, तो क्या पसीने की वजह से और बार-बार नहाने की वजह से भी हेयर फॉल हो सकता है या एक्ने की प्रॉब्लम हो सकती है? या फिर मतलब पसीना आप क्योंकि कई बार जो है लोग बार-बार नहाते हैं, तो बार-बार वो शैम्पू करेंगे या मतलब दिन में कितनी बार शैम्पू करें या बार-बार करना चाहिए? ये क्वेश्चन मार्क हमेशा हमारे सामने खड़ा रहता है क्योंकि पसीना है, आपको इचिंग होगी या आपने तेल लगाया है या आप बाहर गए हैं, बाइक पे गए हैं, तो आपके बालों में धूल-मिट्टी जम गई है। तो उस दौरान हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? सो मैं जनरली जो पेशेंट्स को रिकमेंड करता हूँ कि मान लीजिए आपका आउटडोर वर्क है, आपको बाइक चलाना है, तो आप घर आने के बाद रात को शैम्पू कर लीजिए, ठीक है? मॉर्निंग में जब आप नहाएँ, तब आप शैम्पू मत कीजिए, हुँ, केवल पानी डाल लीजिए क्योंकि अब रात को तो आपने कोई ऐसा एक्टिविटी करी नहीं कि आपका डस्ट जमा हो जाएगी, हुँ, डर्ट जमा हो जाएगी या सीबम जमा हो जाएगा। हुँ, तो मॉर्निंग में आप सिर्फ प्लेन वाटर से अपने स्कैल्प को क्लीन कर लीजिए। यदि आप डेली शैम्पू कर रहे हैं और शैम्पू आपका अच्छी क्वालिटी का है, माइल्ड शैम्पू है, तो आप डेली कर सकते हैं। कुछ केसेज़ में हमें मेडिकेटेड शैम्पूज़ देने होते हैं, जैसे कि किसी को सीवियर डैंड्रफ है, हुँ। उसमें हम फिर डेली रिकमेंड नहीं करते हैं। उसमें फिर हम कहते हैं कि हफ्ते में 3 दिन या 4 दिन ही करना है, बाकी 2-3 दिन आपको नॉर्मल शैम्पू यूज़ करना है। अच्छा। अच्छा सर, हाँ, ये बहुत बड़ी एक दिक्कत रहती है क्योंकि जितने भी शैम्पू अलग-अलग ब्रांड्स के मिल रहे हैं, सभी क्लेम करते हैं कि वो डैंड्रफ को रोकते हैं, वो हेयर फॉल को रोकते हैं और जो बाल हैं उसकी क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ऐसा वो सभी क्लेम करते हैं। हुँ, लेकिन उनके जो एक्चुअल रिज़ल्ट्स होते हैं, वो उस क्लेम से काफ़ी अलग होते हैं। हुँ। इसका रीज़न क्या है कि क्या वो हेयर फॉल नहीं रोक पा रहे हैं? तो शैम्पू से हेयर फॉल नहीं रुकेगा, शैम्पू से हेयर ग्रोथ नहीं आएगी, शैम्पू से बालों का नंबर ऑफ हेयर नहीं बढ़ सकते। अच्छा। शैम्पू इज़ अ जेंटल क्लींज़र, ठीक? यदि हम उसमें कुछ मेडिसिन्स मिक्स करते हैं, तो हम स्कैल्प की ऑयलीनेस को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं, हुँ, हम डैंड्रफ को कंट्रोल कर सकते हैं। पर जो हेयर फॉल का मेन रीज़न है, वो रूट्स से रिलेटेड है हुँ। और रूट पर उस एक्टिव मेडिसिन को पहुँचने के लिए एटलीस्ट 1 आवर के लिए तो वो अप्लाई होना चाहिए एक्टिव मॉलिक्यूल। अच्छा। तो यदि किसी को हेयर फॉल है, तो हम जो उसको लिक्विड्स है, सीरम्स है, वो दे रहे हैं लगाने के लिए, तो वो 1 घंटा तो हम कहते हैं मिनिमम आपको स्कैल्प पे उसको लगा के रखना है। सो शैम्पू से हेयर लॉस नहीं रुकेगा। हुँ, शैम्पू से डैंड्रफ कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि डैंड्रफ तो एकदम अपर लेयर में इन्फेक्शन रहता है, माइल्ड फंगस का, वो शैम्पू से क्लीन हो सकता है। थोड़ा बहुत सीबम आपका हट जाएगा, हुँ, स्कैल्प क्लीन हो जाएगी हुँ। और हेयर शाफ्ट आपकी थोड़ा स्मूथ बन जाएगी। सो यही सब काम जो है आपके शैम्पू से होते हैं। अच्छा, तो सर जैसे सपोज़ कीजिए कि मैंने आज शैम्पू किया और शैम्पू करने के बाद मैंने कोई ऐसी आउटडोर एक्टिविटी नहीं की है, तो वो मेरा जो शैम्पू का जो इफ़ेक्ट रहेगा, वो मेरे स्कैल्प पर कितने दिन तक रहेगा? दैट डिपेंड्स टोटली ऑन पर्सन्स ग्लैंड्स नेचर। अच्छा। स्कैल्प की जो ग्लैंड्स हैं, वो कितना ऑयल सीक्रेट कर रही हैं उसके ऊपर है। हुँ, बहुत कॉमनली ना तो वो जिम करते हैं, ना ही वो बाहर जा रहे हैं, ना बाइक चला रहे हैं, पर स्कैल्प बहुत ऑयली होती है। हुँ, एंड जो रूटीन में फ़ियर है कि नहीं डेली यदि शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल खराब हो जाएँगे, तो हुँ। आई हैव टू काउंसल देम कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बिकॉज़ ऑयल प्रोडक्शन आपकी स्कैल्प में बहुत ज़्यादा है। तो माय एडवाइस इज़ कि आप डेली शैम्पू कीजिए। माइल्ड शैम्पूज़ रहते हैं, वो हम डेली उनको रेगुलरली यूज़ करने के लिए भी देते हैं।
अच्छा, अगर हम इस तरह की कोई माइल्ड शैम्पू विदाउट डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन अगर लेने जाएँ, हम्म, दुकान पे खरीदने जाएँ कि हमें हम्म, माइल्ड वाला शैम्पू चाहिए, हम्म। तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? कौन-सी ऐसी इंग्रीडिएंट्स हैं जिसको देख कर के हमें ये डिसाइड करना चाहिए कि ये शैम्पू हमारी ज़रूरत के लिए है और कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए जिससे हेयर डैमेज हो सकता है? ओके, सो यदि आपकी स्कैल्प ड्राई है तो सल्फेट फ्री, पैराबेन फ्री शैम्पू होना चाहिए। हुँ, यदि स्कैल्प आपकी ड्राई है, यदि आपकी स्कैल्प ड्राई नहीं है, ऑयली नहीं, ऑयली स्कैल्प है आपकी, हुँ, तो सल्फेट वाले शैम्पूज भी आप ले सकते हैं क्योंकि सल्फेट थोड़ा सा आपका ऑयल को हटाता है। ओके, ये दो मेन इंग्रेडिएंट आपको हर शैम्पू में लिखे हुए मिलेंगे, हुँ। यही बस आपको ध्यान रखना है। और सर वो डेड सी सॉल्ट और डेड सी मिनरल्स वगैरह वो भी तो लिखे होते हैं, तो उनका क्या काम होता है? ये सब एक तरह से एडजुवेंट्स हैं, प्रोडक्ट को अच्छा बनाने के लिए, दिखाने अच्छा, के लिए सब चीज़ें ऐड की जाती हैं। हाँ, कुछ शैम्पूज़ में कंडीशनर मिक्स आता है। तो कंडीशनर क्या करता है आपका, वो एक हेयर शाफ्ट के ऊपर एक फाइन लेयर बना लेता है, एक सिल्की नेचर की। तो वो शैम्पूज़ भी आप कर सकते हैं जिससे कि जिनके हेयर थोड़े ड्राई होते हैं, ब्रिटल होने लगते हैं, हुँ, तो दे कैन यूज़ दो शैम्पूज़ जिसमें कि हल्का कंडीशनर मिक्स होता है। जी। तो सर शैम्पू रोज़ करना चाहिए? इट डिपेंड्स, यदि आपकी स्कैल्प ऑयली है, हुँ। नो प्रॉब्लम, यू कैन यूज़ शैम्पू डेली, डेली हेड वॉश कीजिए। और अगर मतलब कोई मिनिमम कितना यूज़ करना चाहिए विदिन अ वीक? कोई मिनिमम नंबर की एटलीस्ट 2 टाइम्स तो करना चाहिए। एटलीस्ट 2 हाँ, टाइम्स? वन्स अ वीक तो आप ये मान लीजिए कि यदि आपने 7 डेज़ के लिए अपना फेस वॉश नहीं किया, हुँ, तो हाउ स्किन विल फील? हुँ, सेम इज़ हैपनिंग ऑन योर स्कैल्प स्किन। अच्छा। बिल्टअप कितना ज़्यादा हो जाएगा। हुँ, हुँ, जी। तो फिर कंडीशनर भी क्या इसी तरीके से करना चाहिए? कंडीशनर का अप्लाई करने का, यूज़ करने का तरीका अलग होता है? कंडीशनर हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है। हुँ, कंडीशनर तभी करना चाहिए जब आपको लग रहा है कि हेयर आपके ड्राई हैं, हुँ, ईज़िली कॉम्बेबल नहीं है, और कोई भी आप शैम्पू यूज़ कर लें तो वो आपके हेयर शाफ्ट को थोड़ा रफ़ बना रहे हैं। इस केस में आपको कंडीशनर करना चाहिए। बहुत थोड़ा-सा अमाउंट लीजिए कंडीशनर का और उसको गीले बालों पर ही इवनली स्प्रेड कर दीजिए। बहुत ज़्यादा कोई मसाज करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप इट फॉर 30 सेकंड्स टू 1 मिनट हुँ। और उसको रिंस कर दीजिए, दैट्स ऑल। मतलब ऊपर-ऊपर लगाना है, ऊपर-ऊपर अंदर लगाना है, रूट्स में नहीं जाना है। रूट्स में नहीं लगा क्योंकि शैम्पू हम नीचे स्कैल्प को क्लीन करने के लिए या करते हैं। शैम्पू का जो काम है वो आपकी स्कैल्प को भी क्लीन करना है, डैंड्रफ को भी हटाना है, हुँ, बालों में जो डस्ट लगी है उसको भी हटाना है। पर कंडीशनर का काम सिर्फ़ और सिर्फ़ हेयर शाफ्ट को एक फाइन प्रोटेक्टिव लेयर देना है। जी, जी। दैट्स ऑल। तो कंडीशनर आपको स्कैल्प पे रगड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और बहुत ज़्यादा देर लगा के रखने का भी कोई यूज़ नहीं होता। जी, जैसे कि कभी-कभी मैं पेशेंट्स को एडवाइस करता हूँ जिनको बहुत ज़्यादा डैंड्रफ होता है कि अब आपको ये शैम्पू 5 टू 10 मिनट्स के लिए लगाना है, तभी वॉश करना है ताकि उसका जो एक्टिव इंग्रीडिएंट है, जो मेडिसिन है, वो प्रॉपर्ली स्कैल्प पे काम करे। जी। पर कंडीशनर में ऐसा नहीं है। यू कैन जस्ट अप्लाई इट थ फॉर 30 सेकंड्स, 1 मिनट मैक्सिमम एंड देन रिंस इट। ओके, ओके। सर इसी के साथ अगला सवाल ये है कि तेल जो है हमारे कल्चर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। हुँ, वो सरस अगर नॉर्थ में यहाँ पर रहेंगे तो सरसों का तेल है, साउथ में रह रहे हैं तो वो नारियल का तेल है। और बाकी हम लोग अलग-अलग वो नुस्खे भी होते हैं कि आप तेल में ये मिलाइए, फलानी चीज़ मिलाइए और हुँ, उसको आप तेल में लगा लगा कर के मसाज कीजिए तो आपके बाल अच्छे होंगे। और लोगों का तर्क ये भी है कि जब शैम्पू नहीं थे, जब कंडीशनर नहीं थे, जब डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं थे, तब भी लोग जो है तेल लगा रहे थे और उनके बाल बहुत मज़बूत थे, उनके बाल बहुत काले थे, डैंड्रफ नहीं हो रहा था, बाल नहीं झड़ते थे। तो तेल लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, कौन-सा लगाना चाहिए, कितनी बार लगाना चाहिए, ये आप क्लियर कीजिए? ओके, सो तेल भी एक कंडीशनिंग का काम कर रहा है। हुँ, ऑयल जो है आपकी हेयर शाफ्ट पे एक बहुत फाइन लेयर बना रहा है ऑयल हुँ, की, हुँ, और वो आपकी हेयर शाफ्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है डस्ट से, सन डैमेज से, बहुत सारे वियर एंड टियर से। हुँ, प्रॉब्लम कब शुरू होती है कि आप तेल को एक्सेस अमाउंट में लगाना शुरू करते हो। अच्छा, मैं रिकमेंड करता हूँ, पेशेंट्स को कहता हूँ, बहुत सिंपल तरीका है, आपने बहुत थोड़ा सा ऑयल लिया, फिंगर्स पे रब किया हुँ। एंड देन जस्ट आपने ऐसे करके अप्लाई कर लिया, बालों में जैसे हम हाथ बस फिराते हैं, हाथ फिराते हैं, बस वैसे तो वो कर लेना फाइन है। लेयर आपके बालों में चली गई। हुँ, आपको वो डेली चम्पी और वो मसाज करने की जरूरत नहीं है। दैट यू कैन डू वंस इन ए वीक। शैम्पू के एक घंटा 2 घंटा पहले आपने कर लिया और आपने फिर वो ऑयल को हटा दिया। हुँ। सो जो आपको शाइन चाहिए बालों में, जो एक फाइन प्रोटेक्टिव लेयर चाहिए, उसके लिए बहुत हल्का ऑयल ही काफ़ी है। तो सर वो शैम्पू करेंगे तो वो तो ऑयल निकल जाएगा फिर? हाँ, फिर उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं ऑयल हमें आदत होती है ना चम्पी करने की, हुँ, एक थोड़ा मसाज करने की, थोड़ा से लगता है कि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ रहा है, हुँ, उसके लिए आपको शैम्पू से पहले आपको ऑयल लगाना है 1 हुँ, घंटा 2 घंटा पहले,
और देन आपको उसको वॉश कर देना है। अब उसके बाद एक बहुत फाइन लेयर आपको यदि सिर में लगानी है, बालों पे लगानी है, तो उसके लिए बहुत थोड़ा सा ऑयल चाहिए, 3-4 ड्रॉप मैक्सिमम। हम्म अब उसमें आता है कि कौन सा ऑयल बेस्ट है। हम्म आप कोई भी ऑयल ले लीजिए, चाहे आप सरसों का तेल लीजिए, चाहे आप कोकोनट ऑयल लीजिए, चाहे आप उसमें थोड़ा सा रोजमेरी ऑयल मिक्स कर लीजिए 2-4 ड्रॉप। हम्म तो ये सब आप कर सकते हैं। अच्छा। और सर ये जो कहते हैं कि कलौंजी डालिए, उसमें करी पत्ता ऐड कीजिए, लौंग थोड़ा मिलाइए, हम्म, अनियन सीड मिलाइए, हम्म, इससे तेल की जो ताकत है वो हम्म, ज़्यादा बढ़ जाएगी। हम्म। तो क्या वाकई ये सब चीज़ें होती हैं? इनके बहुत ज़्यादा एविडेंस तो है नहीं। हम्म अ, मैं ये नहीं कहता कि आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि मेडिसिनल चीज़ें नहीं है, मेडिसिनल चीज़ें हैं आयुर्वेद में भी। जब आप ये सब चीज़ें मिक्स करते हैं तो इनके इंग्रेडिएंट्स ऑयल में जाते हैं और वो थोड़े बहुत पेनिट्रेट भी करते हैं। हम्म पर क्योंकि एविडेंस उतना ज़्यादा नहीं है तो इस पे शायद कमेंट करना उतना हमारे लिए प्रॉपर भी नहीं होगा, मुश्किल होगा। हम्म पर यदि आप लगा रहे हैं और इससे कोई आपको एलर्जी वगैरह नहीं है, यू कैन कंटिन्यू इट। अच्छा। जैसे मैं कहता हूँ कि आप रोज़मेरी ऑयल लगा सकते हैं, पर रोज़मेरी ऑयल एक एसेंशियल ऑयल है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहता है, तो हैज़ टू बी मिक्स्ड इन कोकोनट ऑयल और एनी टाइप ऑफ ऑयल, जस्ट 3-4 बूंद। तो अगर हम रोज़मेरी ऑयल लगाना चाहते हैं तो मुझे कितना लेना चाहिए हाथ पे उसको यूज़ करने के आपको लिए? ड्रॉपर से 3 या 4 ड्रॉप लेनी है बस। अच्छा, और उसको डायरेक्ट ऐसे रब करके लगा लो नहीं, उसको आपको ऑयल में मिक्स करना होगा। किसी और ऑयल में? हाँ, और वो ऑयल कितना होना चाहिए? मे बी 1 ml, अच्छा। ड्रॉपर में जो 1 ml होता है उतना। जी, जी। तो मतलब और ऑयल से क्या हेयर ग्रोथ भी होती है या नए बाल भी उगते हैं? मतलब ये भी क्लेम किया जाता है कि आपके बाल जो टूट गए हैं वो उग जाएँगे, बाल मज़बूत हो जाएँगे। तो क्या इस तरह नहीं, की चीज़ें? ऐसा नहीं होता, ये नहीं होता? नहीं होता। क्योंकि जब यदि ऑयल से बाल रुक रहे होते थे, तो शायद हम लोगों के पास पेशेंट आ ही नहीं रहा होता। हुँ। ऑयल एक आपको प्रोटेक्टिव लेयर दे रहा है। ऑयल एक आपको थोड़ा-सा एक सैटिस्फैक्शन दे रहा है कि हाँ, आपने कुछ अप्लाई किया है। हुँ, जी। अच्छा सर, एक समस्या ये भी रहती है कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है, मतलब मेरे दादाजी 96 इयर्स के थे हुँ, हुँ। कुछ समय तक, अब वो नहीं है, लेकिन आखिर तक हमने देखा है कि उनके सर पे बाल थे। भले ही वो डेंसिटी कम हो गई थी, पर उनके क्राउन एरिया पे, उनके साइड्स में हर जगह बाल थे। जी। मेरे पापा के भी सर पे बहुत बाल थे पर उनके बाल हल्के हो गए हैं, हुँ, काफ़ी ज़्यादा। हुँ, अब वो समस्या मुझे भी थोड़ी-थोड़ी देखने को मिल रही है। हुँ। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है कि वही जनरेशन, मतलब अगर हमारा जेनेटिक्स खराब होता या किसी की भी फैमिली में जेनेटिक्स अगर खराब हैं, तो वो शुरुआत से हमें देखने को मिलते। अब वही जेनेटिक्स चले आ रहे हैं, लेकिन ओल्डर जनरेशन में बाल एंड तक मज़बूत हैं और यंगर जनरेशन में बाल बहुत जल्दी गिर रहे हैं। ऐसा क्यों? ये थोड़ा-सा हमें डिटेल में समझना पड़ेगा। हुँ, जब भी हम जेनेटिक्स देखते हैं, तो हम केवल पैटर्नल साइड नहीं देखते हैं, हुँ, हम मैटर्नल साइड भी देखते हैं, हुँ, क्योंकि जीन्स दोनों तरफ से आ रहे होते हैं। यदि आपके मैटर्नल साइड में बाल्डनेस का इश्यू है, हुँ। तब भी आप में जीन्स प्रॉपर आ सकता है और आप बाल्डनेस के शिकार हो सकते हो। अच्छा। और इट इज़ वेरी कॉमन कि बाल्डनेस जो है 20 ईयर्स की एज में रिफ्लेक्ट होने लग जाए। हुँ, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की डेट में हम देख रहे हैं कि यंगर जनरेशन में ज़्यादा केसेस आ रहे हैं बाल्डनेस के। हुँ, अब ये जो शिफ्ट हुआ है कि पहले 35-40 में बाल्डनेस शुरू होती थी, आज की डेट में 25-30 में बाल्डनेस शुरू हो रही है। हुँ। इसका रीज़न एग्जैक्टली तो नहीं पता चला है, पर हमें लगता है कि जो हमारा लाइफ स्टाइल है, पॉल्यूशन है, स्ट्रेस है, मस्ट बी प्लेइंग सम इम्पॉर्टेंट रोल इन दिस। जी। सो यहाँ पर एक अभी ग्रे एरिया है कि एक्चुअल में ये शिफ्ट क्यों हो रहा है। कुछ ना कुछ स्टडीज़ में आएगा इन नियर फ्यूचर, देन वी विल हैव सम। तो जो कहते हैं कि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, काम का तनाव है, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो क्या ये भी, मतलब ये फैक्टर तो हमेशा से था ना? ओल्डर जनरेशन में भी था और उस समय तो और भी चीज़ें थीं, रिसोर्सेज़ कम थे तो उनको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती थी। अभी थोड़ी-सी लाइफ़ ईज़ी हो गई है, तो क्या इस वजह से भी हमारे बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं क्योंकि हमारी बॉडी उतना काम नहीं कर रही है? और क्योंकि आखिरकार बाल एक डेड ऑर्गन है, मतलब डेड टिश्यू रहता है, नाखून और बाल। तो क्या बॉडी को ऐसा लग रहा है कि इसकी ज़रूरत नहीं है अब? ये भी हो सकता है कि हम इवॉल्व हो रहे हैं, तो हो सकता है बायोलॉजिकली बालों की ज़रूरत ना पड़ रही हो, ये एक हुँ, पॉइंट हो सकता है, रिसर्च का विषय है। पर जब हम ये देखते हैं कि जो स्ट्रेस है, देखिए डे टू डे स्ट्रेस से बाल नहीं जाता। अच्छा। स्ट्रेस का मतलब है सडन सीवियर स्ट्रेस, कोई मिस हैपनिंग हो गई, हुँ, ठीक, आप बीमार पड़ गए, हुँ, कोविड का टाइम आया था तो 70% पेशेंट्स में हेयर फॉल मिला था। हुँ, सो स्ट्रेस का मतलब है सडन सीवियर
आपको जो चीज़ पता नहीं थी ऐसा कुछ हो गया अचानक से, तब बॉडी जो शॉक में जाती है वो स्ट्रेस की कंडीशन में आती है। अब आज की डेट में हम लोग यूज टू नहीं होते हैं स्ट्रेस ज़्यादा लेने के। हम्म, हम लोग बहुत अच्छे से पले बढ़े हैं, जी। बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं देखी हैं, और जब हम मूव आउट करते हैं, एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो थोड़ा हम उस प्रेशर को झेल नहीं पाते हैं। हम्म, या एग्ज़ाम्स का एक प्रेशर आता है, बच्चों में भी मिलता है हेयर फॉल बिकॉज़ ऑफ एग्ज़ाम प्रेशर। ये कंडीशंस स्ट्रेस के अंडर आती हैं। अच्छा। और सर इसी के साथ एक ये भी बहुत कॉमन देखने को मिला है कि पुरुषों में स्ट्रेस मतलब हेयर फॉल के केसेस जो हैं वो बहुत रैपिड होता है, बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। महिलाओं में हेयर फॉल कम देखने को मिलता है, ऐसा क्यों? इट इज़ रिलेटेड विद अवर जीन्स ना। जो डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन है, वो हमारी फॉलिकल्स के ऊपर एक्ट कर रहा है हम्म, और धीरे-धीरे उनको मिनिएचराइज़ कर रहा है। मिनिएचराइज़ मतलब वो पतला करता जा रहा है उनको। जब रूट पतली होती जा रही है, तो बाल भी पतला होता जाता है हम्म, और एंड में वो बाल खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर इश्यू ये आता है कि सारे बाल क्यों नहीं जाते, कुछ स्पेसिफिक फ्रंट और क्राउन एरिया के ही क्यों जाते हैं। हम्म, जेनेटिकली देखा जाए तो हमारा जो फ्रंट, मिड और क्राउन है, यहाँ के बाल ज़्यादा सेंसिटिव हैं अच्छा, इन कंपैरिजन टू बैक ऑफ स्कैल्प, कान के ऊपर का एरिया। दिखने में एक ही एरिया है, पर रूट लेवल पे देर आर सम डिफरेंसेस इन जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ दोज रूट्स। हम्म, क्योंकि वहाँ पे रूट्स में डिफरेंस है, तो जो रूट्स जितनी सेंसिटिव होती हैं डीएचटी के लिए, वो उतनी जल्दी मिनिएचराइज होती हैं। मिनिएचराइज मतलब कि वो धीरे धीरे पतली होती जा रही हैं और एक समय के बाद वो बाल बनाना बंद कर देती हैं और वो खुद भी ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, जब वो ख़त्म हो जाती हैं तब हमें हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। यदि हम राइट टाइम पर डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं, अभी रूट्स पतली हो रही हैं, बाल पतला होना शुरू हुआ है, तब हम उसको मेडिसिन से, थेरेपी से कवर अप कर सकते हैं। तो क्या जो रूट्स सिकुड़ रही हैं, क्या हम उसको वापस से नॉर्मल भी कर सकते हैं? हाँ, मेडिसिन से, पर उसके लिए बहुत एक नैरो विंडो रहती है। यदि उस टाइम पर पेशेंट्स आ गए हम्म, तो हम उसको काफ़ी हद तक वापस ला सकते हैं। और अगर जो सपोज़ कीजिए कि किसी कोई लेट हो गया, उसको नहीं समझ आई अपनी समस्या और कुछ रूट्स जो हैं बहुत मेजर एरिया वो नहीं काम नहीं, कर रहा है, तो क्या उन रूट्स को हम रिजुविनेट कर सकते नहीं, हैं? रूट्स को हम रिक्रिएट नहीं कर सकते। अच्छा, तो सर अब ये हेयर ट्रांसप्लांट वाले टॉपिक पे ही बढ़ते हैं। क्योंकि इतने सारे आप यूट्यूब पर कोई भी हम लोग देखते हैं हेयर ट्रांसप्लांट तो तमाम तरह के एक्सपीरियंस उसमें मिलते हैं। किसी का अच्छा होता है, किसी का ओके होता है, किसी का अच्छा नहीं होता है एक्सपीरियंस। क्योंकि आप सर्जन भी हैं और आप इस तरह के केसेस देख रहे हैं लगातार, तो सबसे पहले आप कुछ एक बेसिक चीज़ें ये बताइए कि अगर किसी को हेयर फॉल की समस्या है, वो बेसिक हेयर फॉल है या वो ट्रांसप्लांट करने लायक चीज़ है, मतलब समस्या है। आप उसमें कैसे डिफ़र करेंगे और उस व्यक्ति को कैसे समझाएँगे कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? देखिए, हेयर फॉल अलग सिचुएशन है हुँ, और बॉल्डनेस अलग सिचुएशन है। हुँ, बॉल्डनेस का मतलब है कि वहाँ पे रूट्स ख़त्म हो चुकी हैं, आपको स्कैल्प स्किन दिखाई दे रही है। जब स्कैल्प स्किन दिखाई दे रही है मतलब कि उस जगह पे रूट नहीं है। जी, और हेयर फॉल का मतलब हो गया कि आप कंघा कर रहे हैं, शैम्पू कर रहे हैं, तो आपके हाथ में बाल आ रहे हैं। हुँ, तो हेयर फॉल की स्टेज में रूट्स हैं वहाँ पर, सिर्फ रूट से बाल बाहर फेंका जा रहा है। रूट जो है उस बाल को पकड़ के नहीं रख पा रही है। ऐसी कंडीशन में मेडिसिन्स और थेरेपीज चलेंगी। हुँ, यदि गंजापन आ गया है मतलब कि हम स्कैल्प स्किन को देख पा रहे हैं, ऐसी कंडीशन में हेयर ट्रांसप्लांट होगा और यदि कुछ रूट्स बची हुई हैं तो उनको बचाने के लिए भी मेडिसिन्स कंटिन्यू होंगी। अच्छा। तो सर सपोज़ हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो क्या हेयर फॉल किसी बीमारी की वजह से भी होता है? बिल्कुल। जैसे कुछ बीमारी? जब भी आप सीवियर बीमारियों में जाते हैं, मतलब जैसे टाइफॉइड हो गया, डेंगू हो गया, मैंने बताया अभी कोरोना हो गया आपको, हुँ, तो इन सब बीमारियों के बाद कुछ महीनों के बाद, 1-2 महीने के बाद आपको सीवियर हेयर फॉल मिलेगा। हुँ, डिलीवरी के बाद 3 टू 6 मंथ्स के बाद सीवियर हेयर फॉल मिलेगा क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में जाती है, हुँ, हार्मोन्स का लेवल फ्लक्चुएट होता है। तो इस कंडीशन को टीलोजन अफ्लूवियम कहते हैं। हुँ, टीलोजन अफ्लूवियम मतलब कि स्ट्रेस या किसी और वजह से होने वाला हेयर फॉल। इस कंडीशन में रूट्स अपनी जगह पे सेव्ड रहती हैं, रूट्स पतली नहीं हो रही होती हैं और प्रॉपर मेडिसिन और एक वेटिंग पीरियड के बाद वो रूट्स बाल बनाना शुरू कर देती हैं। अच्छा, मतलब उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत उसमें नहीं है, ज़रूरत नहीं होती वो है। बॉडी अपने आप ग्रोथ कर देगी। यस। और अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको हेयर फॉल हो रहा है और बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो कौन-सी थेरेपीज़ हैं, कौन से इलाज ऐसे हैं जो मतलब पेशेंट ट्राई कर सकता है?
ये भी हमें पहले पेशेंट को चेक करके बताना होता है। तो आजकल जो सबसे पॉपुलर हैं और जो सबसे अच्छा काम कर रही हैं उसमें पीआरपी थेरेपी, हुँ, जिसका पूरा नाम है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी। उसके बाद जो एडवांसमेंट है वो जीएफसी के नाम से जाना जाता है, ग्रोथ फैक्टर कॉन्संट्रेट। हुँ, और उससे भी लेटेस्ट जो है वो एक्सोसोम के नाम से जाना जाता है। अच्छा। सो ये 3 थेरेपी जो हैं एक अच्छी है। एक्सोसोम हम तभी प्रिस्क्राइब करते हैं जब किसी पेशेंट को काफ़ी ज़्यादा सीवियर हेयर लॉस की इश्यू है, तो सर हेयर फॉल बहुत पीआरपी ज़्यादा में है। एग्ज़ैक्टली होता क्या है? पीआरपी में हमें पेशेंट का जो ब्लड लेते हैं उसमें हम एंटीकोगुलेंट मिक्स करते हैं हुँ, और उसमें से हम प्लेटलेट और प्लाज्मा का कॉन्संट्रेट निकालते हैं। जी। और यही जीएफसी में भी होता है? जीएफसी में हम इस प्लेटलेट में से ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ कराते हैं। तो दोनों में फिर डिफ़रेंस क्या हुआ? सो प्लेटलेट एक तरह से पैकेज मॉलिक्यूल्स हैं, हुँ, जीएफसी उससे एक लेवल आगे का हो गया। हमने पहले ही वो ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करा दिया है, अच्छा, रिलीज़ करा कर के आपने फिर इंजेक्ट किया है। इंजेक्ट किया है। अच्छा, तो फिर जो आप अभी एक्सोज़ोम बता रहे हैं, वो इनसे कैसे अलग है? एक्सोसोम बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स हैं जो कि सेल्स के बीच में इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं। हुँ, सो ये बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स मॉलिक्यूल्स हैं। और यदि आप पीआरपी और एक्सोसोम के बीच में ये देखेंगे कि कितना डिफरेंस है, ये कितने गुना अच्छा है, तो कम से कम 5 गुना ये ज़्यादा पावरफुल है इन कंपैरिजन टू पीआरपी। जी। तो सर इनका मतलब ट्रीटमेंट कॉस्ट क्या होती है? क्योंकि यूजुअली हेयर ट्रीटमेंट या स्किन ट्रीटमेंट्स जो हैं, वो काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं, तो लोग उसको नज़रअंदाज भी करते हैं। एक्सोसोम में भी अलग-अलग एक्सोसोम्स हैं। हुँ, कुछ प्री मेड वायल्स आते हैं डोनर के ब्लड से बने हुए। आई जनरली डू नॉट यूज़ देम। मेरे पास जो सिस्टम रहता है उसमें मैं ऑटोलॉगस एक्सोसोम यूज़ करता हूँ। मतलब पेशेंट के ब्लड से ही हम लोग एक्सोसोम बनाते हैं हुँ, और वही इंजेक्ट करते हैं। अच्छा। और पीआरपी में भी सेम पीआरपी में भी सेम रहता है। सो हम लोग एकदम सेफ चीज़ें बनाते हैं, पेशेंट के ही ब्लड से बना करके इंजेक्ट की जाती हैं। जी, और उनकी मतलब इंडिविजुअल ट्रीटमेंट्स की क्या एक एवरेज कॉस्ट क्या रहती है? दैट डिपेंड्स ऑन एक्चुअली। हुँ, सो आई थिंक वो थोड़ा-सा एक ट्रिकी हो जाएगा इसको कॉस्ट को लाना, हुँ, क्योंकि मैं किस क्वालिटी की किट्स यूज़ कर रहा हूँ, किस कंपनी की मैं इंपोर्ट करवाता हूँ सारा मटेरियल, तो हुँ, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी हायर आएगी। हुँ। मैं लोकल कंपनी की ट्यूब्स यूज़ करूँगा तो उसकी कॉस्टिंग कम आएगी। तो क्या इम्पोर्टेड और लोकल में मतलब क्वालिटी वाइज़ भी फ़र्क होता है या केवल वो इम्पोर्टिंग चार्जेज़ की वजह से महँगा हो जाता है? क्वालिटी वाइज़ हमें काफ़ी ये देखने को मिलता है कि जो इम्पोर्टेड क्वालिटीज़ हैं उसमें जो हमें प्लेटलेट का कंसंट्रेशन है काफ़ी अच्छा मिलता है। हुँ, सो मैं तो काफ़ी सालों से वही उसी पे रिलाई कर रहा हूँ। मेरे अच्छा, पास लोकल भी आती हैं, तो हम लोग जब उसको टेस्ट करते हैं कि कितना कंसंट्रेशन आ रहा है बनने के बाद, तो वो उतना यदि नहीं हमें अचीव हुआ, तो हम फिर जो हमारे टेस्टेड वेंडर्स हैं, जहाँ से हम मटेरियल ले रहे हैं, उसी पे हम स्टिक रहते हैं। अच्छा। सर एक क्योंकि अब ट्रांसप्लांट की तरफ चलते हैं और ये बहुत बर्निंग इश्यू भी है हमारे देश का, ट्रांसप्लांट कराना एक थोड़ा-सा टैबू की तरह भी देखा जाता है। अगर आप ट्रांसप्लांट करा रहे हैं तो बहुत लोग वोकल भी होते हैं कि हमारी ज़रूरत है, इसलिए हमें ट्रांसप्लांट कराया है और वो उसको एक्सेप्ट करते हैं। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो उनकी पर्सनल चॉइस है। लेकिन ट्रांसप्लांट को लेकर के हमने कई सारे केसेज़ ऐसे भी देखे हैं कि अगर ट्रांसप्लांट खराब हो गया है, तो किसी व्यक्ति की जान चली गई है या उसको सीवियर इन्फेक्शन हो गया है, उसकी आँखें खराब हो गई हैं। तो ट्रांसप्लांट क्या इतना वाक़ई में इतना रिस्की होता है कि आपको आँख जाने का या जान जाने का खतरा होता है? नहीं, ट्रांसप्लांट रिस्की नहीं है। हुँ, ट्रांसप्लांट पर से बहुत सेफ सर्जरी है। रिस्क तब हुआ उसमें जब नॉर्मल प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया गया। हुँ, नॉर्मल प्रोटोकॉल्स का मतलब है कि जब हमें लोकल एनेस्थीसिया देना है तो हमने उस पेशेंट को पहले सेंसिटिविटी टेस्टिंग नहीं करी। हमारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हमने उनको प्रॉपर्ली स्टेराइल नहीं किया। हुँ, जो भी हम इंजेक्शंस यूज़ कर रहे हैं वो हमने एक्सपायरी या अच्छी क्वालिटी के नहीं लिए। यहीं पर रिस्क फैक्टर है। हुँ, अदरवाइज एज अ सर्जरी हेयर ट्रांसप्लांट इज़ वेरी सेफ सर्जरी। जी, अब आपने एक चीज़ पूछी कि लोगों को एक टैबू लगता है कि इसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, हुँ, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ भी है। होता क्या है कि यदि ट्रांसप्लांट के बाद वो डिटेक्ट हो रहा है कि आपने ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, बालों के बीच में गैप है, एंगल ठीक नहीं है, हुँ। तो हर कोई नोटिस करेगा, फिर आप अनॉयड हो जाओगे। मतलब बालों के उगने का पैटर्न डिफरेंट हो पैटर्न, जाता है। हाँ, यदि वो पैटर्न नेचुरल नहीं बना, हुँ, तो आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि हर कोई पूछ रहा होगा आपसे, आपने ट्रांसप्लांट कराया, आपने ट्रांसप्लांट कराया या कुछ हुँ, करा लो। आपको लगेगा कि मैंने तो इसलिए कराया था कि मेरा बॉल्डनेस छुपे, इसलिए तो नहीं कराया था कि हर कोई मुझसे पूछता रहे। हुँ, तो हेयर ट्रांसप्लांट में साइंस और आर्ट दोनों
प्रॉपर यूज़ होनी चाहिए। साइंस इंश्योर करती है कि आप सेफ रहो, बाल जो निकाला जाए और लगाया जाए वो उगे, जहाँ से निकाला जाए वहाँ पे निशान ना पड़े, जहाँ लगाया जाए वहाँ भी निशान ना पड़े। आर्ट इंश्योर करती है कि बाल किस डायरेक्शन में उग के आएगा, उसका एंगल क्या रहेगा, उसका फ्लो क्या रहेगा, वो नेचुरल पैटर्न को मिमिक कर रहा है कि नहीं कर रहा है, डेंसिटी कितनी है, फाइन हेयर कहाँ लगाए गए हैं, थिक हेयर कहाँ लगाए गए हैं। अच्छा, ये ये सारे भी डिफरेंस होता है कि फाइन हेयर यस कहाँ लगता है और यस थिक हेयर यस कहाँ लगता है। तो सपोज कीजिए कि कोई व्यक्ति अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहा है, जी। तो फाइन हेयर सिर के किस हिस्से में लगाए जाएंगे और थिक हेयर कहाँ पे होंगे? सो जो आपकी फ्रंट लाइन होती है हम्म, इसमें फाइन हेयर ही लगेगा। ये सामने वाला। यस, हम्म, नेचुरली आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल वाले हेयर हैं, हम्म, सो वहाँ पर फाइन हेयर ही लगेगा। जो टेम्पल्स हैं, ट्रायंगल हैं, वहाँ पर भी फाइन हेयर ही लगेगा, क्योंकि ये बाल भी स्लो ग्रो करते हैं। हम्म, उसके बाद फिर डबल, उसके बाद फिर ट्रिपल वाले ग्राफ्ट लगेंगे। ग्राफ्ट का अच्छा, मतलब होता है अ, एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि सिर में पीछे जो बाल हैं वो हमेशा यूनिट्स में होते हैं। अच्छा, 2 बाल एक साथ निकल रहे होंगे या 3 बाल एक साथ हाँ, ये निकल रहे हमने देखा होंगे। है जी। रेयर केसेस में 4 और 5 भी होते हैं। हम्म, कुछ सिंगल भी होते हैं। हम्म। वो सिंगल चूज़ करके स्पेशली फ्रंट लाइन में लगाना होता है। तो हमारा डोनर एरिया जो है बॉडी का, वो सिर ही होता है, कहीं और से भी आप बाल हाँ, बड़े निकाल? केसेस में हम बॉडी हेयर भी यूज़ करते हैं, मेनली हम बियर्ड यूज़ करते हैं, फिर हम्म, चेस्ट का नंबर भी आता है यदि चेस्ट भी यूज़ करनी है। क्योंकि बियर्ड मतलब जो है सिर के बाल भी गिर जाएं पर बियर्ड के बाल नहीं गिरते हैं। नहीं गिरते हैं, हाँ, क्योंकि तो उसमें वो चैनल्स ही नहीं है जिसकी वजह से डीएसटी उस पे काम करे। जी, तो सर क्या मतलब जहाँ से आपने हेयर निकाला है, डोनर हेयर, तो वहाँ पे वापस से उग नहीं जाएगा? आएगा, वो तो ट्रांसफ़र हो गया ना विद रूट। बेसिकली रूट ट्रांसप्लांट है। अच्छा, वी आर टेकिंग आउट रूट्स फ्रॉम दैट एरिया, हाँ। जो कि स्टेबल एरिया है, जिसकी रूट्स में डीएसटी के लिए चैनल्स नहीं है, और वो हम बॉल्ड एरिया में तो लगा रहे हैं। यहाँ पे पीछे जो हेयर का पैटर्न है फिर तो वो डिसरप्ट हो जाएगा अगर वहाँ से बाल निकालते हैं। यहाँ पे भी आर्टिस्ट्री काम में आती है अच्छा, कि आप किस रैंडम तरीके से आप निकाल रहे हैं, कि यदि आपने नॉर्मल लेंथ रखी है हाँ, तो पता नहीं चले कि आपने कहाँ से बाल निकाला है। अच्छा। ओवर हार्वेस्टिंग मतलब कि आप किसी भी तरीके से छुपा ही नहीं पा रहे हैं, वहाँ पे डेंसिटी कम दिख रही है, वो भी जो है गलत है। अगर किसी को नॉर्मल लेवल का हेयर फॉल है या बॉल्डनेस है नॉर्मल लेवल की, सामने वाला माथा बहुत दिख रहा है या ये वाला हिस्सा जो है यहाँ से बाल चले गए हैं, तो ऑन एन एवरेज आप कुछ ऐसा भी शायद होता है कि आप कितने बाल उसमें प्लांट करते हैं, तो ये कैसे पता चलता है? सो बॉल्डनेस के ना 7 ग्रेड्स हैं। हम्म, नॉरवुड स्केल है, नॉरवुड एक साइंटिस्ट है, उन्होंने एक ग्रेडिंग बनाई, हम्म, ग्रेड 1 टू 7। हम्म, ग्रेड 1 और 2 में हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत नहीं पड़ती। ग्रेड 3 से हेयर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़नी शुरू होती है। ग्रेड हम्म, 3 मतलब कि आपका जो फ्रंट एरिया है, एम शेप आपका इतना ऊपर तक हो जाएगा, हल्का सा यहाँ पे गुच्छा दिखेगा बालों का, हम्म, मिड स्कैल्प ठीक रहेगा, हम्म, क्राउन आपका ठीक रहेगा। ग्रेड 3 वर्टेक्स में यहाँ पे थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अच्छा, जब ग्रेड 3 में पेशेंट आ गया तो उसको नॉर्मली 2800 से 3300 ग्राफ्ट लगते हैं फॉर एवरेज हेड साइज। हम्म, अब हेड साइज किसी का बड़ा है या छोटा, उसके बेस पर भी ग्राफ नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। हम्म, ग्रेड 4 में 4000, 5 में 5000, 6 में 6000, 7 ग्रेड 7 में 8 से 9000 पहुंच जाती है काउंटिंग, क्योंकि ग्रेड 7 सबसे बड़ा तो सर इतने एरिया है। बाल तो हमारे सिर में नहीं मिलेंगे भी निकलते नहीं। हैं, नहीं निकलते हैं, तो फिर हमें फिर बॉडी हेयर का इस्तेमाल करना ही होता है। तो सर ये ट्रांसप्लांट जो है कितना सक्सेसफुल होता है, मतलब रिजल्ट कितना रहता है इसका? ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है, अच्छे से किया जाए बहुत सक्सेसफुल है। तो ये बाल कभी नहीं गिरेंगे जिंदगी में? हाँ, ये बाल जेनेटिकली रेजिस्टेंट हैं। हम्म, इनको थोड़ा बहुत आपने मिनॉक्सिडिल लगा लिया, या किसी में हमें लग रहा है कि थोड़ा फिनेस्ट्रेट देने की ज़रूरत है, मैं जनरली देता नहीं हूँ पेशेंट्स को, हम्म, वो उतना आपने सपोर्ट दे दिया तो ये बाल काफ़ी समय तक चलते रहते हैं। अच्छा, जैसे मुझे 15 साल से ज़्यादा हो गए हेयर ट्रांसप्लांट करते हुए, लगभग 18 साल होने वाले हैं। ऐसा नहीं कि जिसका मैंने 10 साल 15 साल पहले किया था वो आज की डेट में आके फिर से हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। हम्म। तो फिर इस हिसाब से क्या हमें लेट थर्टीज़ में, मतलब अगर किसी को ज़रूरत है तो वो अर्ली ट्वेंटीज़ में ट्राई करे या लेट थर्टीज़ में करे या फोर्टीज़ में करे? अप्रोप्रिएट एज कब होगी या ताकि बहुत अच्छा उसका क्वेश्चन है ये। रिजल्ट या लंबा? इट इज़ वेरी गुड क्वेश्चन। तो यंग एज में पेशेंट्स कई बार आते हैं 20-21 साल की एज में, हम्म, और वो सबसे ज़्यादा पैनिक होते हैं, उनको तुरंत कुछ ना कुछ सॉल्यूशन चाहिए होता है, क्योंकि जो उनके कलीग्स हैं उसमें बॉल्डनेस तो कहीं दिख नहीं रही है, वो अकेले उसे सफ़र कर रहे हैं, और वो इमोशनली बहुत अनस्टेबल होते हैं उस स्टेज में। हम्म, उसमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी उनका बॉल्डनेस का ग्रेड स्टेबल नहीं हुआ है, वो भी पैटर्न बन रहा है। तो ऐसे में हमें सिर्फ काउंसलिंग करनी होती है, मेडिसिनल थेरेपी देनी होती है, थोड़ा फैमिली को सपोर्ट करना होता है, उनको समझाना पड़ता है कि इसका ध्यान रखिए, ये स्टेबल होगा
तब हम इसमें हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे एंड देन द रिजल्ट्स विल बी फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम। हम्म। मैंने जो एक रूल बना रखा है कि 24-25 साल से पहले मैं सिर्फ काउंसलिंग और मेडिसिन दूंगा, अच्छा। उसके बाद ही ट्रांसप्लांट करूंगा। जी। जी। अच्छा सर, अभी हाल फिलहाल में ना हनी सिंह का एक इंटरव्यू आया था, और इंटरव्यू में हनी सिंह ये कह रहे थे कि उनको बाइपोलर डिसऑर्डर था, कई साल तक वो उससे जूझते रहे, तो इसकी वजह से जो दवाइयाँ उन्होंने खाई उनके बाल चले गए, हम्म, और अभी वो विग लगा रहे हैं। हम्म, तो अगर मतलब कई बार हमने ये भी देखा, कई एक्टर्स जो हैं वो अगर उनको बॉल्डनेस हुई तो उन्होंने बॉल्ड रहना पसंद किया है, हम्म, चूज़ किया है, उन्होंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है। हम्म। तो क्या ऐसी कोई स्टेज भी होती है कि आपका ट्रांसप्लांट भी काम नहीं करेगा आपके सिर पे? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। यदि स्कैल्प में कुछ अलग तरह की बीमारियाँ हो गई, मतलब कि हुँ, देखिए जब आपको बॉल्डनेस आ रही है, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि वो बॉल्डनेस का जो रीज़न है, वो मेल पैटर्न बॉल्डनेस यानी कि जेनेटिक है हुँ, या कोई ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। यदि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, तो हेयर ट्रांसप्लांट नहीं होगा, मेडिसिन दी जाएँगी। कुछ केसेस में जब किसी बीमारी के लिए मेडिसिन दी जाती है, तो उसमें भी बॉल्डनेस का इश्यू बनता है। हुँ। ठीक है? कैंसर में बहुत कॉमन है, आपने सुना होगा कि कैंसर के लिए जब जी, जी। मेडिसिन चलती है, कीमोथेरेपी चलती थेरेपीज़ है, होती हैं। तो बाल गिर जाते हैं, हुँ, ठीक है? कुछ साइकेट्री मेडिसिन्स भी हैं, जिसमें कि हेयर लॉस बहुत कॉमनली पाया जाता है। हुँ, अब होता क्या है यहाँ पर, यदि आपकी स्कैल्प में जो हेयर रूट्स हैं, वो जेनेटिकली ससेप्टेबल हैं हेयर लॉस के लिए एट सर्टेन एज, और आपने उस समय मेडिसिन्स वगैरह कुछ यूज़ करी, बॉल्डनेस आई आपको, और जनरली वो मेडिसिन बंद करने के बाद रिकवर हो जानी चाहिए थी, पर वो रिकवर इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि उस टाइम पर रूट्स जो हैं वो वाक़ई में ख़त्म ही होने वाली थी बिकॉज़ ऑफ योर नेचुरल जेनेटिक पैटर्न। हुँ, तो वो प्रॉपर बॉल्डनेस की कंडीशन में आएगा और उसमें हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। हुँ। अच्छा, और जब नहीं करता है, अगर कोई हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराता है, तो ऐसे में उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं मेडिकली? ओके, यदि बॉल्डनेस प्रॉपर आ चुकी है, हुँ, तो मेडिसिन का हम एक सिर्फ ट्राई दे सकते हैं कि शायद कुछ रूट्स बची हों तो 10-15% वो ग्रो कर जाएँ। हुँ, पर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 70-80% ग्रोथ वापस आ जाए। हुँ। जी। सो ये हम क्लियर करते हैं पेशेंट्स को। कुछ पेशेंट्स का रहता है कि मान लीजिए वो ग्रेड 4 स्टेज में है बॉल्डनेस की, ग्रेड 5 में है, और उनका कहना है कि सर हम अभी ट्रांसप्लांट नहीं कराना है। तो हम कहते हैं ठीक है, आप मेडिसिन्स लीजिए। तो सबसे पहले तो मेडिसिन्स लेने से ये होगा कि आप ग्रेड 4, 5 से आप 6 या 7 में जाने से बच जाओगे। हुँ, और जो एरिया बॉल्ड है उसमें यदि रूट्स हैं, अभी वायबल हैं, जो 10-15% हो सकती हैं, वो बाल बनाना शुरू कर सकती हैं। तो आपको थोड़ा-सा एक उम्मीद दिख उम्मीद सी लग जाएगी कि हाँ। जी। पर एक चीज़ में बहुत ध्यान रखने वाली बात है, मेडिसिन के इफ़ेक्ट से जो भी ग्रोथ आएगी, वो मेडिसिन बंद करते ही चली जाएगी। तो आपको कंटिन्यू मेडिसिन खानी ही लेनी ही पड़ेगी। पड़ेंगी, खानी ही पड़ेंगी। इसलिए ट्रांसप्लांट लॉन्ग टर्म में सबसे अच्छा सॉल्यूशन माना जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आपको उसको मेंटेन करने के लिए कुछ करना नहीं पड़ता, और डेंसिटी मेडिसिन्स के कंपैरिजन में बहुत अच्छी आती है। हुँ, सिर्फ आपको सर्जन चूज़ करना है कि कहाँ से आपको सर्जरी करानी है, जहाँ पर आपको आर्टिस्टिक प्रॉपर नेचुरल रिज़ल्ट मिले। जी। अच्छा सर, दूसरी बात ये कि अगर कोई विग लगा रहा है, या मतलब विग से अगर कोई दिक्कत है कि विग उतर सकती है, वो पब्लिक में थोड़ा-सा ऐसा एम्बैरेस फ़ील कर सकता है, तो क्या कोई दूसरा ऑप्शन भी है? विग पहले जो आती थी वो पैचेस आते थे हुँ, जिसमें सॉरी क्लिप आते थे, क्लिप लगते थे, वो ढीले हो जाते थे। हुँ, उसके बाद पैचेस आने लग गए जिसमें टेप लगा होता था, तो हुँ, वो विग हिलती नहीं है। तो ये फिर एक कॉस्मेटिक सॉल्यूशंस हैं जो कि लोग यूज़ कर सकते हैं। हुँ। अ, बाकी तो जो बाकी उनके ऊपर है, क्योंकि मैंने कभी इस पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। एक हुँ, वीविंग करके भी सिस्टम रहता है जिसमें कि बालों में एक नेट को पूरा प्रॉपर्ली टाई कर दिया जाता है और उसमें फिर बाल लगाए जाते हैं। सो ये कॉस्मेटिक ऑप्शंस रहते हैं जी। पेशेंट्स के अच्छा पास। सर, चलते-चलते हमारे व्यूअर्स को थोड़े से सप्लीमेंट्स आप बता दीजिए, स्किन के लिए भी और हेयर के लिए भी, ताकि जो एक मतलब हम घर पे अपने क्या-क्या चीज़ें खा सकते हैं अगर आप वेज हैं तो, नॉन-वेज हैं तो, और दूसरी चीज़ ओवर द काउंटर आप कौन-सी चीज़ें ले सकते हैं, जो आपकी स्किन और हेयर दोनों को अच्छा रखे? सो यदि आपको हेयर लग रहा है कि थिन हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि थोड़ा हेयर लॉस बढ़ गया है, हेयर फॉल बढ़ गया है, तो पंपकिन सीड, चिया सीड, ये दोनों बहुत अच्छे हैं। हुँ, आलमंड्स हुँ, और आंवला, आंवले को मैं बहुत कहता हूँ क्योंकि विटामिन सी है, वो आपकी स्किन में भी बहुत अच्छा काम करता है। हुँ, ये आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। यदि आप वेज हैं, तो आपको दिन का जो पनीर का इंटेक है या वे प्रोटीन भी आप ले सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वे प्रोटीन से बाल नहीं जाता, वो आप इंक्लूड कर सकते हैं।
यदि आप नॉनवेज डाइट की तरफ जाएं तो एग इज़ बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। आप फिश भी ले सकते हैं, आप मीट किसी भी फॉर्म में ले सकते हैं। ट्राई कीजिए कि जो भी आप मीट वगैरह ले रहे हैं वो बटर टाइप का या बहुत स्पाइसी ना हो। आप हेल्थ के लिए खाइए, फ्लेवर के लिए ना खाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और सर कोई टैबलेट या कोई ऐसा सीरम जो हम ओवर द काउंटर खरीद सकते हैं? मैं जनरली बिलीव नहीं करता। मैं हमेशा एक पेशेंट को देख करके ही उसके लिए इंडिविजुअलाइज थेरेपी बनाता हूँ। पर आप कुछ पेप्टाइड सॉल्यूशंस हैं जिसमें रिडेंसिल वगैरह रहता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो कुछ परसेंटेज पे ध्यान देना होगा हमें उसमें? रिडेंसिल में परसेंटेज वाइज नहीं होता। जो मिनॉक्सिडिल है उसमें परसेंटेज वाइज आता है। 2% इज़ फॉर लेडीज़, 5% इज़ फॉर जेंट्स। सो 5% मिनॉक्सिडिल आप ले सकते हैं, पर इन सब चीज़ों को मेडिकल सुपरविजन में लेना बेस्ट है। जी। और सर चलते चलते हमारे व्यूअर्स के लिए कोई आपकी टिप जिसको वो फॉलो कर सकते हैं और ऐसे जो मिथ्स हैं उससे बचे रह सकते हैं? सो देखिए, मिथ्स तो बहुत सारे हैं, इसके ऊपर तो बहुत लंबा एक एपिसोड बनेगा। जो मैं आपको एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ वो है कंसिस्टेंसी। हेयर स्लोली ग्रोइंग ऑर्गन है, हेयर धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको कांस्टेंट सप्लाई चाहिए फॉर एटलीस्ट 3 to 4 months, तभी वो रूट जो है वो प्रॉपर डेवलप होती है। तो मान लीजिए आपको आपके डॉक्टर ने कोई मेडिसिन बताई हैं, कोई सप्लीमेंट्स बताए हैं, तो आप मेक श्योर कीजिए कि आप 3 months to 4 months विदाउट एनी ब्रेक उनको प्रॉपरली यूज़ करें। तब आप देखेंगे कि 3-4 months में हेयर लॉस कम हुआ, हेयर जो है अब हल्की बहुत थिकनेस बढ़ने लगी है, और कुछ एरियाज़ में यदि रूट्स बची हुई है तो वहाँ पे बेबी हेयर आने लगे हैं। अब यहीं पे बात ख़त्म नहीं हो जाती। इसी पैटर्न को आपको 6 months to 8 months और कंटिन्यू करना है, तब आपको अपने हेयर के वॉल्यूम में 10% 15% इम्प्रूवमेंट दिखेगा। जी। तो आई होप कि हमारे व्यूअर्स को जो बेसिक चीज़ें हैं वो क्लियर हो गई होंगी कि आपको शैम्पू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, कंडीशनर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, जिम जा रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कौन सी चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप हेयर लॉस से जूझ रहे हैं, तो किस तरह आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकते हैं। और रही बात ये कि अगर आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना है तो भैया तमाम भ्रांतियाँ आप दूर कर दीजिए, डॉक्टर आपके पास अवेलेबल हैं। आप तुरंत डॉक्टर से बात कीजिए और अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो वो ज़रूर आपको इसका सजेस्ट करेंगे। इसके अलावा आपको जो भी डाउट लगते हैं, कोई क्वेश्चन लगता है, आपकी कोई क्वेरी है पूरा वीडियो पॉडकास्ट देखने के बाद, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। हम डॉक्टर साहब से पूछ करके इस पे स्पेशल एपिसोड ज़रूर बनाएंगे। फिलहाल इस इंटरव्यू में, इस पॉडकास्ट में इतना ही। बाकी अपनी राय आप हमें लिख करके भेजते रहिए। मेरा नाम है आयुष, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद। थैंक यू।